हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टडी विद शिबू पर। आज हम जानेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इससे पहले के वीडियो में हमने वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात किया था। ठीक है, तो आज हम जानेंगे कि अगर वैद्युत द्विध्रुव है हमारे पास में, ठीक है, और इसके कारण हमें क्या करना है, इस की निरक्षीय स्थिति का मतलब होता है कि वैद्युत द्विध्रुव के परपेंडिकुलर लंबवत कोई पॉइंट चार्ज रखा हुआ है तो उस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, वही होती है इसकी निरक्षीय स्थिति। ठीक है, तो देखिए हमारा विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, जहाँ पर जो हमारे क्या हैं, विपरीत चार्ज तथा परिमाण में जो समान होते हैं वो अल्प दूरी में व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, इसके एक पॉइंट पर क्या है, -q चार्ज है, दूसरे पॉइंट पे +q चार्ज है। अब यहाँ क्या है, देखिए इसके लंबवत, इसके केंद्र से r डिस्टेंस की दूरी पर हम कोई अपना पॉइंट चार्ज रखेंगे, ठीक है, जिसे परीक्षण आवेश कहा जाता है। तो इस परीक्षण आवेश पर क्या होगा, -q की वजह से भी एक फोर्स काम करेगा, ठीक है, और +q की वजह से भी यहाँ पर क्या होगा, प्रतिकर्षण बल जो है इस पर कार्य करेगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या है, देखिए जब -q चार्ज इसको क्या करेगा, अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये माइनस है और परीक्षण आवेश पर हमेशा पॉजिटिव चार्ज कंसीडर किया जाता है। ठीक है, तो इसकी विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो कहाँ हो जाएगी, ए की तरफ, ये पी से ए की तरफ जाएगा, इसकी तरफ आकर्षित होकर के। ठीक है, और इसी तरह ये जो +q चार्ज है, ठीक है, ये क्या करेगा, इस परीक्षण आवेश को क्या करेगा, इधर की साइड में प्रतिकर्षित करेगा। ठीक है, क्योंकि ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, और जो समान चार्ज होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्या हुआ है, जो विद्युत क्षेत्र का है हमें ये मिल रहा है, इसे हम E1 से डिनोट करेंगे। ठीक है, और एक जो हमारा विद्युत क्षेत्र है वो ये मिल रहा है, इसको हम E2 से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो आपने कक्षा 11 में जब सदिशों का निरूपण देखा होगा, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, हम जो वेक्टर हमारे होते हैं उनका परिणामी सदिश कैसे होता है, इधर की साइड होता है। ठीक है, मतलब जैसे देखिए यहाँ पर से ये एक वेक्टर जा रहा है, ये एक वेक्टर जा रहा है, तो क्या होगा, इसका परिणामी सदिश इस टाइप से होता है। ठीक है, तो यहाँ पर से देखिए अगर यहाँ पर ये थीटा कोण है तो ये भी क्या होगा, थीटा कोण होगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या है, देखिए अगर हम इस वाले त्रिभुज में देखें तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हमने क्या माना था, O से P तक की जो डिस्टेंस है उसे R माना था। इसी तरह से सेंटर O से जो एक चार्ज होता है उसकी डिस्टेंस क्या होती है, L होती है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जो A से P तक की जो डिस्टेंस है वो हम क्या करेंगे, अपने पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड कर लेंगे। ठीक है, देखिए इस त्रिभुज में क्या है, ये कैसा है, ये लंब है, ये आधार है, तो यहाँ पर से ये क्या हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा। तो हमारा जो कर्ण का स्क्वायर होता है वो क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, देखिए ये हमारा जो है हमें कर्ण पता चल गया, यानी ए से पी तक की डिस्टेंस पता चल गई। इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, पी से बी तक की डिस्टेंस कर सकते हैं, क्योंकि ये भी क्या है, एक समकोण त्रिभुज की जैसा है। ठीक है, आर यहाँ पर क्या हो जाएगा, लंब, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पर से आधार। ठीक है, अब देखिए ये जो यहाँ पर से इसके विद्युत क्षेत्र हैं E1 और E2, ये क्या होते हैं, इनके ऊर्ध्वाधर घटक और क्षैतिज घटक में विभाजित हो जाता है ये। ठीक है, तो अगर ये जो E1 घटक है हमारा, ठीक है, तो E1 घटक देखिए क्या हो जाएगा, ये E1 ऐसे जा रहा है। ठीक है, तो इसका क्या होगा, एक ये ऊर्ध्वाधर घटक और एक ये क्षैतिज घटक हो जाएगा। ठीक है, जिससे ये क्या हो जाएगा, ये जैसे E1 cos थीटा में और यहाँ पर से E1 sin थीटा में विभाजित हो जाएगा। इसी तरह से ये जो E2 विद्युत क्षेत्र है हमारा, ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा, ऊर्ध्वाधर घटक और क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक में क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर से ये E2 भी क्या हो जाएगा, E2 cos थीटा, और यहाँ से E2 sin थीटा। अब E2 sin थीटा और E1 sin थीटा क्या हैं, ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। ठीक है, तो परिणामी जो विद्युत क्षेत्र है हमें वो कहाँ से मिलेगा, ये E1 cos थीटा और E2 cos थीटा से मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या है, ये जो डायग्राम है ये समझ में आ जाना चाहिए। फिर हम वही E1 और E2 जो हमारी वैल्यू आई हैं उनको हम यहाँ पर पुट करके क्या करेंगे, इसका व्यंजक ज्ञात कीजिए।
ठीक है। तो अब पता चल चुका है कि माइनस क्यू चार्ज की वजह से और प्लस क्यू चार्ज की वजह से क्या हो रहा है, E1 और E2 हमारे क्या हो रहे हैं, दो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहे हैं, जो कि हमें ज्ञात हो चुका है। तो E1 जो विद्युत क्षेत्र है वो क्या होगा, देखिए KQ/R² होता है, ठीक है, जहाँ K की वैल्यू क्या होती है 1/4πε0। तो यहाँ पे वही है Q/4πε0 और R² यानी कि A से P तक की डिस्टेंस, तो ये हो गया है R² + L²। और यहाँ पे जो इसकी दिशा होगी वो कहाँ होगी, P से A की तरफ, ठीक है। इसी तरह से जो E2 विद्युत क्षेत्र है हमारा, इस पर भी क्या होगा, जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो होगी Q/4πε0 R², यानी कि यहाँ से भी P से B तक की डिस्टेंस R² + L² का होल स्क्वायर, और इसकी जो दिशा हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, B से P की तरफ हो जाएगी, ठीक है। अब क्या है, देखिए इसके E1 और जो E2 दो ऊर्ध्वाधर घटक और जो E1 sin थीटा और E2 sin थीटा हैं, ये क्या कर देंगे, एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, जो परिणामी हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो E1 cos थीटा तथा E2 cos थीटा से प्राप्त होगी, ठीक है। तो यहाँ पर से E1 cos थीटा, E2 cos थीटा, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएंगे, देखिए ये भी विद्युत क्षेत्र है, ये भी विद्युत क्षेत्र है, तो टोटल हम इसे 2E cos थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर से क्या हो जाएगा, देखिए 2, और यहाँ पर से हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक लिख लेंगे Q/4πε0 R², ठीक है। यहाँ पर जो कि ये डिस्टेंस आपको मिली थी इसीलिए इसका स्क्वायर है, और cos थीटा हमारा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर से क्या हो जाएगा, E2Q, ठीक है, और यहाँ पर से 4πε0 R² + L²। अब ये देखिए जो cos थीटा की वैल्यू है, ठीक है, तो cos थीटा क्या होता है हमारा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। तो यहाँ पर से जो बेस है वो क्या था, लंबाई थी बेस, ठीक है, और जो हाइपोटेनस यानी कि कर्ण था वो क्या था, R² + L²। अब इसके रूट को 1/2 ऐसे करके लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए E = P/4πε0 R² + L², ठीक है। अब यहाँ से देखिए यहाँ पर भी R² + L² है और यहाँ R² + L² है, तो ये जो 1/2 है यहाँ पर इस प्लस से 1 से क्या हो जाएगा, हम इसको जब ऐड करेंगे, ठीक है, इनकी घातें, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर से 3/2 हो जाएगा, ठीक है। देखिए कैसे, ये जैसे ये 1/2 है, ठीक है, और +1, ये 1 हो गया, ये 1/2 हो गया। तो हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, इसके नीचे 1 मान सकते हैं, तो 2 × 1 = 2, 1 × 1 = 1, 2 × 1 = 2, तो आ गया ना 3/2। तो इसीलिए यहाँ पर क्या आ गया है, 3/2 आ गया है। अब देखिए E = क्या हो जाएगा, P/4πε0 R² + L² 3/2। अब क्या है, अगर हम इस L को क्या मान सकें, बिल्कुल नगण्य माने, ठीक है, यानी कि जो L डिस्टेंस है वो R की तुलना में बिल्कुल नगण्य है, तो यहाँ पर L को हम क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तब जो हमें परिणामी विद्युत क्षेत्र है वो R² की वजह से मिलेगा। तब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सिर्फ R की वैल्यू को कंसीडर करेंगे, तो यहाँ से परिणामी जो विद्युत क्षेत्र है वो क्या हो जाएगा, E = P/4πε0 R², क्योंकि L² को छोड़ दे रहे हैं इसलिए R² और इसकी पावर 3/2, ठीक है। अब 2 से 2 क्या हो जाएगा, देखिए कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे से जो विद्युत क्षेत्र है वो क्या होगा, E = P/4πε0 R³, ठीक है। अक्षीय स्थिति में हमने निकाला था तो यहाँ पर से क्या आया था, 2P आया था, ठीक है। तो इसी तरह से हम यहाँ पर से ये ज्ञात कर सकते हैं कि जो हमारा विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र होता है, ठीक है, वो क्या होता है, हमारा जो निरक्षीय स्थिति है उसका दुगना होता है, 2 टाइम्स होता है, ठीक है। आशा करती हूँ आपको ये डेरिवेशन समझ में आई होगी, ठीक है। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू।